हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड सबीहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। सो गाइस, आज का हमारा सेशन है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। हमारी प्रीवियस 2 वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। आज का सेशन गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो आप स्टार्ट से एंड तक वीडियो पूरा देखना, ज़रा भी स्किप मत करना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एमसीक्यूज करने से पहले हम कुछ की कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला जो है टर्म वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब पता ही होगा आपको, सराउंडिंग में हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में आती है, इन्वायरमेंट में आती है। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं और नॉन लिविंग चीज़ें हैं, दोनों का टोटल, दोनों का सम टोटल, दोनों एलिमेंट्स का, एंड देयर इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, और कैसे उसके इफेक्ट होते हैं जो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो ये क्या है, इन्वायरमेंट है। सेकेंड टर्म इज इकोसिस्टम। इट इज अ कम्युनिटी or group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment। मतलब इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी है या ग्रुप भी बोल सकते हो। तो ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से वो इन्वायरमेंट में। सो इकोसिस्टम क्या है, एक ग्रुप है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जहाँ पे वो रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से इन्वायरमेंट में। वो क्या होता है, इकोसिस्टम। बात करूँ अगर इकोलॉजी की, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म जिससे इंटरैक्ट कर रहा है और कैसे इंटरैक्ट कर रहा है उसकी स्टडी करना। जैसे कि हम ब्रेन का कोई स्टडी करता है, कोई बोन्स का स्टडी करता है, तो उसके भी अलग अलग नाम है। वैसे ही जब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जो इंटरैक्ट करते हैं और फिजिकल इन्वायरमेंट से कैसा उसका नेचर है, इस चीज़ को स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट जो मेजर कंसेप्ट है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। इट रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब पिरामिड का शेप एकदम सिंपल ट्रायंगल का शेप जैसा रहता है वैसा ही होता है। ओके, बस अलग अलग लेवल्स होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। नीचे से अगर हम जाते हैं तो सपोज नीचे ब्रॉड रहता है, ऊपर नैरो होते चला जाता है। तो नीचे अगर मैं रखी ग्रासेस या फिर प्लांट्स, तो प्लांट्स को कौन खाता है, ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाता है, बर्ड। बर्ड को कौन खाएगा, स्नेक। सो ये सब मैंने सपोज अरेंज कर दी हर एक लेवल में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। दोनों में मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप कैसे बनेगा। अब जो ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट। तो ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, और इंसेक्ट क्या है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूम कर लिया ना उसने, ग्रासेस को कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या बना, प्राइमरी कंज्यूमर, पहला कंज्यूमर। अब उसको कंज्यूम कौन किया, बर्ड ने, मतलब इंसेक्ट को कंज्यूम कौन किया, बर्ड ने, तो बर्ड क्या बना, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर। तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप बनते जाता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो जब हम पिरामिड के ज़रिए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशनल करेंगे और बताएंगे रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ट्रॉफिक लेवल में, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं 3 टाइप्स के, बायोमास, एनर्जी या नंबर। ओके, ये 3 टाइप्स के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर। बायोमास में क्या होता है, बायोमास में जो है ड्राई वेट होता है, जितना भी ऑर्गेनिजम्स है हर एक लेवल में उनका ड्राई वेट कितना है वो होता है बायोमास। एनर्जी में हर एक ऑर्गेनिजम्स के पास कितनी एनर्जी है वो शो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी में। नंबर में क्या होता है, कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एक ट्रॉफिक लेवल में, मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल में, तो वो होता है पिरामिड ऑफ नंबर।
बात समझ में आ रही है? किसी का भी डेफिनेशन दे सकता है और आपसे ऑप्शन में डाल के पूछ सकता है कि किसको बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल मतलब स्टेज। ईच लेवल इज वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स फीडिंग रिलेशनशिप टू अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म जैसा प्लेस रहता है, नीचे नीचे जो है वो छोटा जानवर रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा, और एकदम ऊपर सबसे बड़ा जानवर, ठीक है। तो इस तरीके से जब लेवल में अरेंज होते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। हर एक स्टेज को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ओके, नेक्स्ट इज फूड चेन। अ फूड चेन शो सम पाथ ऑफ हाउ एनर्जी मूव्स थ्रू एन इकोसिस्टम। मतलब फूड चेन क्या होता है कि एनर्जी कैसे मूव हो रही है इकोसिस्टम में। एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है। मतलब कोई ना कोई किसी न किसी को खाता ही रहता है। हु ईट्स हु, कौन किसको खाता है, तो ये है फूड चेन। क्लियर हुआ? मतलब फूड चेन हमेशा सीक्वेंस में चलता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फूड वेब की, सो अ फूड वेब शोज मेनी पार्ट्स ऑफ हाउ एनर्जी मूव्स थ्रू एन इकोसिस्टम। फूड वेब क्या है? यहाँ पर बहुत सारे पार्ट होते हैं। मतलब पहला वाला तीसरे को खा रहा है, तीसरा वाला पांचवे को खा रहा है, पांचवा वाला दूसरे को खा रहा है। तो ऐसा कुछ एकदम इंटरलिंक कनेक्शन होता है हर एक के बीच में। वेब के ही जैसा आपको देखने को मिलेगा, मतलब जाल टाइप आपको देखने को मिलेगा ये पूरा pattern. So a food web shows many paths of how energy moves through an ecosystem. Ecosystem में कैसे energy move हो रही है. A food web is made up of many different food chains. फूड वेब कैसे बनता है? बहुत सारे फूड चेन्स को मिला के फूड वेब बनता है। फूड चेन हमेशा सीक्वेंस में होती है, फूड वेब सीक्वेंस में नहीं होता है, पूरा जम्बल्ड और मिक्सड अप होता है, ठीक है। बहुत सारे फूड चेन्स को क्योंकि मिला के बना हुआ होता है। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुए हो। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। So the first question is, the term environment is derived from the French word environ means to dash. Environment आया है French word environ से, जिसका मतलब क्या है? ऑप्शंस है ग्राउंड, सराउंड, राउंड या फाउंड। तो इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है सराउंडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारे सराउंडिंग में जो भी आता है सब कुछ इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोटिक इज डैश एंड अबायोटिक इज डैश कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक किसको बोलते हैं और अबायोटिक किसको बोलते हैं? ऑप्शंस है लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग या लिविंग, लिविंग या लिविंग, नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो बायोटिक बोलते हैं लिविंग फैक्टर को, जो जानदार चीज़ें हैं उनको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स, एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं नॉन लिविंग को, जिसमें जान नहीं है। ओके, सो क्लियर हुआ बायोटिक और अबायोटिक। बायो मतलब ही होता है लाइफ, मतलब लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग कंपोनेंट्स। और अबायोटिक क्या होता है? उसका ऑपोजिट। बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस और फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स, ये सारे कुछ किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में। अगर अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आ जाता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा। सो ये सब आ जाता है अबायोटिक कंपोनेंट में। सो ये दोनों डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनवायरमेंट इन विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स डैश। मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो एनवायरमेंट में, उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, हैबिटेट या इकोसिस्टम। तो जहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, जहाँ पर रहता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। जो एरिया में रहता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। मतलब अब अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो हर एक पर्सन का एड्रेस अलग अलग होता है, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग जगह पे रहते हैं, स्पीशीज़ भी अलग अलग जगह पे रहते हैं। कोई रहेगा माउंटेन्स पे, कोई ओशियन पे, कोई डिज़र्ट में, कोई फॉरेस्ट में,
ठीक है। तो अगर मैं डिज़र्ट में रहने वाले को ओशियन में लेके आ जाऊं तो क्या वो रह पाएगा? या फिर अगर मैं ओशियन वाले को जो ठंडी में रहता है, पानी में रहता है, उसको मैं डेजर्ट में लेके चले जाऊं तो क्या वो रह पाएगा? नहीं, क्योंकि वो वहीं पे ग्रो हुए हैं, उनकी प्लेस वही है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? हैबिटेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड इट्स डैश। मतलब जो ऑर्गेनिज्म का रोल है हैबिटेट में, उसके एरिया में उसका रोल है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस है नीश, बायोस्फीयर, कम्युनिटी या पॉपुलेशन। सो रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है? रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब उसका जॉब क्या है, उसका इन शॉर्ट प्रोफेशन क्या है, वो क्या खाता है अपने सर्वाइवल के लिए, वो क्या खाता है, कैसे इंटरैक्ट करता है वो एक लिविंग थिंग के साथ या नॉन लिविंग थिंग के साथ, वो इंटरैक्ट कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ आ जाती है रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मतलब उसका जॉब क्या है, तो इसको बोलते हैं नीश। सो द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड इट्स niche. So the answer is option A, niche. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक फैक्टर। इनमें से कौन सा अबायोटिक फैक्टर का एग्जाम्पल है? अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो ऑप्शंस है पांडा, बैक्टीरिया, बटरफ्लाई या वेदर। सो पांडा, बैक्टीरिया और बटरफ्लाई ये तीनों बायोटिक फैक्टर्स के एग्जाम्पल है। ये तीनों क्योंकि लिविंग थिंग्स है, और वेदर क्या है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं? अबायोटिक। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय। इकोसिस्टम ये टर्म किसने जो है डिराइव किया था, किसने दिया था? आपके ऑप्शंस है ओडम, क्लेमेंट्स, आर्थर जी टैंसले और एल्टन। सो ओडम ने तो नहीं दिया था, ओडम थे हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। क्लेमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्लेमेंट्स को प्लांट सक्सेशन के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। प्लांट सक्सेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ आर्थर जी टैंसले की, तो इन्होंने ही इकोसिस्टम ये टर्म जो है डिराइव किया था और दिया था। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, आर्थर जी टैंसले। एल्टन की अगर मैं बात करूं तो ये कंसेप्ट लाए थे इकोलॉजिकल पिरामिड का। सो इकोलॉजिकल पिरामिड का जो सबसे पहले कंसेप्ट लाए थे वो कौन थे? एल्टन। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है? आपके ऑप्शंस है अ नेचुरल फॉरेस्ट, अ लेक, अ पॉन्ड और एन ओशियन। अब इकोसिस्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेनली टू टाइप्स है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल क्या होता है? लैंड बेस्ड होता है, और एक्वाटिक क्या होता है? रिलेटेड टू वाटर। ओके, सो इसमें से लैंड बेस्ड कौन सा है? नेचुरल फॉरेस्ट है। बाकी लेक, पॉन्ड और ओशियन दोनों ही क्या है? एक्वाटिक से रिलेटेड है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ नेचुरल फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के कौन से टाइप्स हैं? आपके ऑप्शंस है लॉटिक, लेंटिक, बोथ या नन। अब लॉटिक क्या होता है? लॉटिक बोलते हैं हम रनिंग वाटर को। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल है ओशियन। ओशियन का पानी आपने देखा होगा, सो उसको बोलते हैं हम रनिंग वाटर, सो उसको बोलते हैं लॉटिक। लेंटिक किसको बोलते हैं हम? स्टैंडिंग वाटर को, मतलब स्टिल वाटर को, जो थमा हुआ पानी रहता है, रुका हुआ पानी रहता है, जैसे लेक और पॉन्ड का, तो वो होता है लेंटिक। बट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के दो टाइप्स है, लॉटिक और लेंटिक, तो इसका आंसर आएगा बोथ। तो यहाँ पर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहूँगी। हमारे अर्थ सरफेस में 70% ऑफ वाटर है, तो मतलब लगभग कुछ 326 मिलियन 326 मिलियन क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर है हमारे प्लैनेट में। अब उसमें से 97% जो वाटर है, अर्थ्स वाटर है, वो ओशियन में है। कितना? 97% ऑफ वाटर क्या है? ओशियन में है। और ओशियन का पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, जिसे हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्रॉप्स के लिए यूज़ नहीं कर
सकते हैं, तो 97% ऑफ वाटर तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। बचा कितना? 3% ऑफ वाटर। 3% ऑफ वाटर में जो है फ्रेश वाटर है वो, अब उसमें 2.5% ऑफ वाटर जो है वो अनअवेलेबल है। अनअवेलेबल मतलब कुछ ग्लेशियर्स में लॉक्ड अप है, कुछ एटमॉस्फेयर में है हमारे ह्यूमिडिटी केस में, और कुछ सॉइल में है। जैसे कि आपको पता ही है सॉइल में नमी होती है, तो कुछ सॉइल में है और कुछ हाईली पोल्यूटेड है। सो 2.5% भी अनअवेलेबल है। इस तरीके से बचा कितना? 0.5%। तो 0.5% सिर्फ अवेलेबल है हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है। Now the next question is, the study of interaction among living organism with their environment is known as dash। मतलब जब स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन की, तो वो स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस है आपके सामने, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पैथोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, इकोलॉजी। क्योंकि इको वर्ड आया है इकोस से, जिसका मतलब है हाउस, और लॉजी वर्ड आया है लोगस से, जिसका मतलब है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ हाउस, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है? ऑप्शन है आपके, नंबर, बायोमास, एनर्जी, फूड। ये चीज़ हमने मेन कंसेप्ट डिस्कस करते वक्त भी क्लियर की है, लेकिन फिर से इसको जान लेते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड में 3 टाइप्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है। तो ये 3 टाइप्स है। फूड की बात कहीं नहीं हुई है, फूड कोई भी टाइप नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड का। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, फूड। ओके, अब ये तीनों के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड में जो है हर एक ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स कितने नंबर में प्रेजेंट है वो शो करता है। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल में कितने ऑर्गेनिजम्स है, तो वो पिरामिड ऑफ नंबर बताता है। बायोमास की अगर हम बात करें तो पिरामिड ऑफ बायोमास बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट कितना है एक ट्रॉफिक लेवल में। तो ऐसे ही सब ट्रॉफिक लेवल में हर एक ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट शो करता है, तो वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? हर एक ट्रॉफिक लेवल में जब ऑर्गेनिज्म की एनर्जी शो करती है कि उसके पास कितनी एनर्जी है, तो वो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? सो ये है इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ग्राफिक इलस्ट्रेशन दैट शोज ईच ट्रॉपिक लेवल एंड द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी कंटेन विद इन डैश। मतलब एक मॉडल है, एक मॉडल के अंदर अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग लेवल है। उस लेवल में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो उस ऑर्गेनिजम्स में कितनी एनर्जी है, ये मॉडल को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मॉडल को जिसके अंदर वो एनर्जी बता रहा है हर एक लेवल में, तो उसको फूड चेन बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे, एनर्जी पिरामिड बोलेंगे, या ऑल ऑफ दीज। सो अब हम समझते हैं ये एग्जाम्पल से। ये पिरामिड है हमारे पास। सबसे पहले स्टेज पे लेवल पे क्या है? ग्रास है। ग्रास के पास 10,000 किलो कैलोरी जो है एनर्जी है। फिर ग्रास हॉपर के पास भी कुछ है, फ्रॉग के पास है कुछ, स्नेक के पास है कुछ, और फिर हॉक के भी पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो क्योंकि इस पिरामिड में एनर्जी शो हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे एनर्जी पिरामिड। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड को हम इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोलते हैं, ट्रॉफिक पिरामिड भी बोलते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, और इसको समटाइम्स फूड पिरामिड भी बोला जाता है। सो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which law of thermodynamics states that energy can neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another। थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉ में ये बात होती है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या नन ऑफ द अबव।
तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ में ये चीज़ की बात होती है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर मैं बात करूँ, अब आप सोच रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स का मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। इकोलॉजिकल पिरामिड की वजह से ये क्वेश्चन आए हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसा होता है, ट्रायंगल फॉर्म, ट्रायंगल शेप कैसा होता है, तो बस उसी तरीके का पिरामिड होता है। अब जो नीचे होता है मतलब बेस में, हमारे बॉटम में, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। वहाँ पे प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर के पास एनर्जी आती कहाँ से है, वो क्या खुद क्रिएट करते हैं, नहीं, उनको एनर्जी मिलती है सन से। तो सन से सोलार एनर्जी उनको मिलती है, सोलार एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, तो उनके पास एनर्जी आई। अब वो प्राइमरी कंज्यूमर उनको खाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो कन्वर्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स। तो क्या किया उन्होंने, सोलार एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। ओके, so the answer is option A. Next question is, whenever energy is transformed there is loss of energy in the form of heat. विच लॉ इज दिस, मतलब जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मतलब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई, सो देर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी, वहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में। तो ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या नन ऑफ द अबव। तो थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ है, सो ये थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ है। याद रखना, जब भी एनर्जी लॉस होगी इन्वायरमेंट में तो वो थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ बताता है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है, प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है, तो जब प्राइमरी कंज्यूमर उसको खाता है तो प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ 10% एनर्जी लेता है, बाकी सब रिलीज कर देता है इन्वायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये है थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ। अब समझा हम थर्मोडायनेमिक क्यों डिस्कस किए। Now next question is, the sequence of eating and being eaten in an ecosystem is called as dash. ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी कोई ना कोई खा ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस को क्या बोलेंगे। ऑप्शन है फूड चेन, फूड वेब, फूड मैप या बोथ ए एंड बी। क्या बोलेंगे, तो ये समझते हैं एग्जाम्पल से। ग्रास है, ग्रास हमारा प्रोड्यूसर है, ओके, क्योंकि ये क्या करता है, अपना जो है खाना खुद प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूसर है ग्रास। ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ने खा लिया तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ग्रास हॉपर को कौन खाया, माउस, माउस ने खा लिया ग्रास हॉपर को, तो माउस क्या बना, सेकेंडरी कंज्यूमर बना। अब माउस को कौन खा रहा है, आउल, आउल क्या है, टर्शरी कंज्यूमर है। ये देखो कैसे घूर रहा है, ये आउल है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, मतलब ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फिर माउस, फिर आउल, ये सब एक सीक्वेंस से चल रहा है, तो इसको बोलेंगे फूड चेन। तो जो भी सीक्वेंस में चलता है उसको बोलते हैं फूड चेन, ओके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फूड चेन। अगला क्वेश्चन रहा ये, अ टाइप ऑफ कंज्यूमर दैट ईट्स प्राइमरी कंज्यूमर इज कॉल्ड डैश। प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा लेता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस रहे ये, प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या डीकम्पोजर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है ना, तो प्रोड्यूसर तो नहीं बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है प्राइमरी कंज्यूमर को, और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है, टर्शरी कंज्यूमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेरियस स्टेप्स थ्रू विच फूड एनर्जी पासिस एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज डैश। मतलब ऐसा स्टेप्स जिससे फूड एनर्जी जो है पास होती है इकोसिस्टम में, उस स्टेप्स को क्या बोलेंगे। आपके ऑप्शंस रहे ये, एनर्जी पाथ, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल या फूड पिरामिड। सो उन सारे स्टेप्स को क्या बोला जाएगा, ट्रॉफिक लेवल। जितने स्टेप्स है उतना लेवल रहेगा। 3 स्टेप्स है तो 3 लेवल, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2 और ट्रॉफिक लेवल 3। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रॉफिक लेवल। Next question is, the concept of ecological pyramid was first proposed by dash in dash. Ecological pyramid का सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कौन से ईयर में। ऑप्शंस रहे ये आपके सामने, चार्ल्स एल्टन 1929,
ईपीओडम 1929, जूडी 1929 या फिर एजी टैंसले 1929। सो इकोलॉजिकल पिरामिड का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो दिए थे वो थे चार्ल्स एल्टन, 1929 में दिए थे इन्होंने। इकोलॉजिकल पिरामिड को इसीलिए एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है, ठीक है। ईयर याद रखना, ईयर कौन सा है, 1929 था। ईपीओडम जो थे वो थे फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, इनको माना जाता है। और एजी टैंसले तो जो है इकोसिस्टम, ये टर्म इन्होंने दिया था एजी टैंसले ने। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ डैश। पहला जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो किससे डील करता है? ऑप्शंस रहे ये, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बात करता है, डील करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील करता है। अंडरस्टूड? क्लियर? Now next question is, an organism that needs to eat other organism to obtain energy is known as dash। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है कार्निवोर, हार्बीवोर, ओमनीवोर या बैक्टीरिया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कार्निवोर। ओके, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? कार्निवोर। हार्बीवोर किसको बोलते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं, और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोर। तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्निवोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल फूड वेब्स एंड चेन्स स्टार्ट विथ डैश। जितने भी फूड चेन्स हैं, जितने भी फूड वेब्स हैं, वो किससे शुरू होते हैं? ऑप्शंस है प्लांट्स, मून, सन या अलगे। तो जितने भी चेन हैं, जितने भी फूड चेन और जितने भी फूड वेब है, सब के सब सन से शुरू होते हैं, सूरज से, ठीक है। अगर सूरज की रोशनी प्लांट पे नहीं पड़ेगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? ओके, सो वो प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा, तो जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है वो किसको खाएगा? तो ये सारी चीज़ होने लगेगी। तो सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सन नहीं रहेगा, सूरज ही नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ तो होगी ही नहीं। तो फूड वेब्स और फूड चेन के लिए सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ इससे ही शुरू होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assume there are 10,000 joules of energy available in tropic level 1 in the figure। एक फिगर है, उसमें ट्रॉपिक लेवल 1 में 10,000 जूल हमें एज्यूम करना है, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी। ओके, हम एज्यूम कर लेंगे फिगर आने पर। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। तो कौन से स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है, ये हमको सिर्फ पता करना है। ये रहे स्टेटमेंट्स। अब ये कुछ दिख रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, लेकिन हम इसको एकदम इजी बना लेते हैं। आज के सेशन का एकदम इजी क्वेश्चन ये रहा हमारा फिगर। हमको बोला है ट्रॉपिक लेवल 1 में एज्यूम करना है 10,000 जूल। ये लीजिए, हमने एज्यूम कर लिया भाई 10,000 जूल है, ठीक है। प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी है? 10,000 जूल की एनर्जी है। अब प्रोड्यूसर को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जब खाएंगे प्रोड्यूसर को, तो वो प्रोड्यूसर से सिर्फ 10% एनर्जी लेते हैं और बाकी 90% क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो अब इसकी एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 को अगर हम 10% से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, तो मिलेगा 1000 जूल। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी है? 1000 जूल है। अब सेकेंडरी की फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? सेकेंडरी भी वही, जब प्राइमरी को खाएंगे तो 10% जूल ही लेंगे, 10% एनर्जी लेंगे। ओके, और क्या करेंगे? 90% एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। तो हम 1000 में से 10 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे मिल गया 100। सेम ऐसे ही करेंगे हम टर्शरी के लिए। तो 100 में से डिवाइड कर दिए 10, मिल गया 10, है ना। तो 10 जूल हमें मिल गया टर्शरी कंज्यूमर में। अब पढ़ेंगे हम अपने स्टेटमेंट्स को। तो स्टेटमेंट्स एक एक करके पढ़ते हैं। ट्रॉपिक लेवल 2 जनरेट्स अ मैक्सिमम ऑफ
100 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब हमको देखना है ट्रॉपिक लेवल 2 में क्या 100 जूल एनर्जी है, तो ट्रॉपिक लेवल 2 है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में कितना है भाई, हमारे पास 1000 है, 100 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ट्रॉपिक लेवल 3 हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 जूल ऑफ अवेलेबल एनर्जी। ट्रॉपिक 3 में कितनी बात कर रहे हैं, 10 जूल की बात कर रहे हैं, तो 3 क्या है भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो उसके पास कितना है, 100 है, तो ये बोल रहा है 10, तो भाई ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, ट्रॉपिक लेवल 3 हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब 3 मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर में बोल रहा है 10,000 एनर्जी, लेकिन हमारे पास 100 है, 100 ही राइट है, तो ये ऑप्शन 3 भी गलत है। डी को पढ़ते हैं, ट्रॉपिक लेवल 4 हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 जूल ऑफ अवेलेबल एनर्जी। 4 कौन सा है, टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी है, 10 जूल, ओके, सो 10 जूल एनर्जी है, तो ये रहा हमारा राइट ऑप्शन और ये रहा करेक्ट आंसर। अब समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पेपर में आपको आ सकते हैं। Now next question is, in a food chain of grassland ecosystem the top consumers are what, मतलब जो ऊपर टॉप कंज्यूमर है, ठीक है, जो हमारे फूड चेन में टॉप पे बैठे हुए हैं कंज्यूमर, वो उनको क्या बोला जाता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, बैक्टीरिया या इधर कार्निवोरस या हार्बीवोरस। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसका कोई भी आंसर दे देगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टॉप पे जो बैठे हैं वो कंज्यूमर है, अब वो खा रहे हैं नीचे वाले कंज्यूमर को, तो जो नीचे कंज्यूमर है वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मीट है, मीट को खा रहे हैं जो टॉप कंज्यूमर है, तो जो भी मीट को खाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमेशा बोला जाता है कार्निवोरस, ओके, सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मीट खाता है वो है कार्निवोरस, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स खाता है उसको बोलते हैं हार्बीवोरस, और ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट भी खाता है मीट भी खाता है उसको बोलते हैं ओमनिवोरस। क्लियर, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस और द बॉटम लेयर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट द डैश, मतलब जो नीचे का लेयर होता है, बॉटम लेयर, बेस जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर। तो हमेशा जो नीचे रहता है, बेस में रहता है, वो कौन रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा, ठीक है, प्रोड्यूसर सबसे पहले रहता है, जैसे कि प्लांट्स, ओके, प्लांट्स या ग्रास, तो नीचे क्या रहेगा, प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे रहेगा। प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा प्रोड्यूसर को, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा प्राइमरी को, टर्शरी खाएगा सेकेंडरी को। सो इस तरीके से ये पिरामिड बनता है, ओके, सो नीचे क्या है, प्रोड्यूसर, ऑलवेज प्रोड्यूसर, और ऊपर हमेशा क्या रहेगा, कंज्यूमर। राइट आंसर इज option A, producer, okay. Now next question is, which of the following formula represent photosynthesis, इनमें से कौन सा फॉर्मूला फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन है ये, तो ये सारे कुछ फॉर्मूलाज है, इसमें से करेक्ट एक ही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, तो ये पिक्चर से हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस। अब हमने बचपन से पढ़ा है कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद जो है प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनके जो रूट्स में वाटर प्रेजेंट होता है उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या यूज़ किए, वाटर, जो उनके रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, लीव्स में भी प्रेजेंट होता है, तो वाटर क्या है, H2O, वाटर यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग, वो इन्वायरमेंट में हमारी बहुत सी गैसेस प्रेजेंट होती है, उनमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं, CO2 को। तो वाटर लिए H2O और CO2 लिए, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स को जो है सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या देते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो क्या सिंथेसाइज करते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो उनका फूड रहता है। तो ये चीज़ वो फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं हम हवा में, इन्वायरमेंट में, जो कि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। तो जो हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको यूज़ कर लेते हैं, और जो हम इनहेल करते हैं मतलब ऑक्सीजन, वो उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं वो वाटर, दैट इज H2O प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। तो सबसे पहले हम देखेंगे H2O और CO2 हमको कौन से ऑप्शन में दिया है, तो हमको ऑप्शन बी में दिया है, तो बस बी ही टिक करके आ जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा देखने की। लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए पूरे फॉर्मूला को देख लेते हैं। H2O वाटर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिला क्या फॉर्म हुआ, क्या सिंथेसाइज हुआ, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, फूड है। अब उन्होंने रिलीज क्या किया, ऑक्सीजन दैट इज O2। ओके, सो बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड मस्ट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्स आर कॉल्ड एज डैश। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और एनर्जी कोई अदर सोर्स से गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है। ऑप्शंस है ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, थाइलेकॉइड्स या प्लांट्स। तो ये है इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है। इसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो डिपेंडेंट होते हैं। ओके, इनको कंज्यूमर भी बोला जाता है। कंज्यूमर मतलब ये दूसरों को कंज्यूम करते हैं, या प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेंगे या दूसरे कंज्यूमर को ये कंज्यूम करते हैं, जैसे कि डॉग है, फिश है, ह्यूमन है। सो ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। अगर मैं ऑटोट्रॉप की बात करूं तो इसमें आ जाते हैं प्लांट, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाते हैं, प्लांट्स, अलगे और सम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज। तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स वो है जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। बात समझ आई। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम इज डैश। मतलब बहुत सारे फूड चेन्स मिलकर जो पैटर्न बनाते हैं इकोसिस्टम में, उसको इनमें से क्या बोला जाता है। फूड वेब, एनर्जी पाथ, ट्रॉफिक लेवल या फूड पिरामिड। सो द आंसर इज वेरी सिंपल गाइस, द आंसर इज फूड वेब। अब क्यों फूड वेब, क्योंकि बहुत सारे फूड चेन्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, मैंने आपके सामने 3 फूड चेन रख दिया। अब पहला जो फूड चेन है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खा रहा है दूसरे फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को, दूसरे फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खा रहा है तीसरे फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को। सो इससे क्या हो रहा है, एक पैटर्न तैयार हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और एक जाल बन रहा है इन शॉर्ट। तो वो क्या है, फूड वेब। वेब मतलब जाल, तो ये क्या हुआ, फूड वेब हुआ। अंडरस्टूड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर। इनमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ग्रास, डॉग, शार्क या फिश। अब आपको ध्यान से देखना है ऑप्शंस को। डॉग, शार्क और फिश की अगर हम बात करें तो डॉग, शार्क और फिश कुछ ना कुछ चीज़ कंज्यूम करते ही हैं वो। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए वो कोई ना कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो वो कंज्यूमर है। लेकिन ग्रास कभी भी कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं करता है, उसको कंज्यूम किया जाता है। तो वो क्या है, प्रोड्यूसर है बट कंज्यूमर नहीं है। सो द राइट आंसर इज ग्रास, ऑप्शन ए। ओके, सो कंज्यूमर समझा क्या है, प्रोड्यूसर समझा क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an ecosystem, the 10% of energy available for transfer from one tropic level to the next is in the form of dash। मतलब इकोसिस्टम में, कोई भी इकोसिस्टम में जो 10% अवेलेबल रहती है एनर्जी, जब वो ट्रांसफ़र होती है वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, तो कौन से फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी। आपके ऑप्शंस हैं हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब जो भी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन के जो भी प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर क्या रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ओके, अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं सनलाइट। सनलाइट जब वो कैप्चर करते हैं तो वो सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो जब ये एनर्जी वो कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर प्राइमरी कंज्यूमर जब वो प्रोड्यूसर को खाता है, फीड करता है, तो इससे उनके अंदर एनर्जी जाती है। मतलब प्रोड्यूसर में जो भी एनर्जी थी वो गई प्राइमरी कंज्यूमर में। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो भी है वो पूरी एनर्जी नहीं लेता है। 100% एनर्जी में से वो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ले सकता है
और बाकी नहीं ले सकता, और 90% एनर्जी जो है वो हीट बन के इन्वायरमेंट में निकल जाती है। तो यूज़ कितनी हुई, प्राइमरी कंज्यूमर ने जो है कितना ले पाया अपने प्रोड्यूसर से, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी। कौन से फॉर्म में? केमिकल एनर्जी फॉर्म में। ओके, सो राइट आंसर इज केमिकल एनर्जी। ओके, next question is, if a grasshopper is eaten by a frog then the energy transfer will be from, अगर grasshopper को frog खा लेता है तो ये energy transfer का कौन सा फॉर्म है? ऑप्शंस है प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास हॉपर क्या है? ग्रास हॉपर कंज्यूमर है, क्योंकि वो क्या कंज्यूम करता है? ग्रास कंज्यूम करता है। सो ग्रास हॉपर इज कंज्यूमर। तो जब वो ग्रास कंज्यूम करता है तो इस तरीके से वो प्राइमरी कंज्यूमर बना। सो ग्रास हॉपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो है खाया जा रहा है किससे? फ्रॉग से। तो फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा आंसर है। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कौन से फॉर्म में? प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In ecological succession, the final community is known as dash. Ecological succession में final community किसको बोलते हैं? ऑप्शंस रहे ये, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, अल्टीमेट कम्युनिटी, फाइनल कम्युनिटी या सीरियल कम्युनिटी। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पर एक भी लाइफ प्रेजेंट नहीं होती है, तो वहाँ पर फिर एक ऑर्गेनिज्म आता है, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है, तो इस तरीके से जो एक सीरीज़ चली जाती है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, अब जो पहली कम्युनिटी आई, पहली कम्युनिटी जो इंटर की, उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। पायनियर मतलब ही होता है पहला। सो फर्स्ट कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? पायनियर कम्युनिटी। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फर्स्ट कम्युनिटी इज नोन एज डैश। तो आपका आंसर रहेगा पायनियर कम्युनिटी, PIONEER। ओके, सो ये है पायनियर कम्युनिटी। अब लास्ट में जो कम्युनिटी आती है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो फाइनल कम्युनिटी किसको बोला जाएगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी को। अब बीच में जो भी कम्युनिटी रहेगी उसको बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी। ठीक, सो फर्स्ट कम्युनिटी पायनियर कम्युनिटी, लास्ट कम्युनिटी इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और बीच में जितनी भी कम्युनिटी है उसको बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी। और ये तीनों को मिला के बोला जाता है सेरे, मतलब पायनियर कम्युनिटी प्लस सीरियल कम्युनिटी प्लस क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज इक्वल टू सेरे। ओके, अच्छा, सेरल कम्युनिटी को ट्रांजिशनल कम्युनिटी भी बोलते हैं, ये एक एडिशनल चीज़ याद रखना। क्लियर? अब ये पिक्चर से हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अब ऐसी जगह जहाँ पे आबादी ही नहीं है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रॉक्स है और स्टोन्स है। स्टोन्स पे क्या है? लाइकेंस आए। लाइकेंस कैसे आए? सपोज वहाँ पे कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, या वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड्स हुई, या फिर वहाँ पर आग लग गई। अब सपोज अगर लावा आया वहाँ पर, तो लावा आने पर जो लावा सूखा, तो उस पर सूखने के बाद लाइकेंस आए। लाइकेंस आने के बाद लाइकेंस क्या करता है? लाइकेंस सिक्रीट करता है एसिड। एसिड सिक्रीट करने पर जो वो स्टोन है उसको वो क्या करता है? उसको वो डिग्रेड करता है, उसको मेल्ट करता है। तो मेल्ट करने के बाद जब वेदरिंग प्रोसेस होता है तो वही स्टोन सॉइल बनाता है, मतलब मिट्टी बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सॉइल बनना 1-2 साल का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो सक्सेशन जब भी वर्ड आया आप समझ जाना कि ये चीज़ को बहुत ज़्यादा साल लगता है, 100 साल, 200 साल या 1000 साल। ओके, अब मिट्टी बनी, मिट्टी बनने के बाद जो है एनुअल वीड्स आए। एनुअल वीड्स के बाद पेरेनियल वीड्स एंड ग्रासेस, स्मॉल स्मॉल ग्रासेस ग्रो होना शुरू हुए। ग्रासेस से श्रब्स आए, श्रब्स से यंग पाइन फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के बाद जो है यंग पाइन फॉरेस्ट के बाद हमारा फॉरेस्ट तैयार हुआ, या फिर मैपल जो है ट्री तैयार हुआ। तो जो फाइनल कम्युनिटी है वो है मैपल ट्री या फॉरेस्ट। तो ये हमारी है फाइनल कम्युनिटी। हमारी जो पायनियर कम्युनिटी है वो कौन है? लाइकेंस है। तो लाइकेंस क्या है? हमारी पायनियर कम्युनिटी। फॉरेस्ट हमारी है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और बीच में जो भी है मतलब एनुअल वीड्स, पेरेनियल वीड्स एंड ग्रासेस, श्रब्स
और यंग पाइन फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ये सब सिरल कम्युनिटी है। सो लाइकेन से लेकर अगर मैं मैपल ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट तक की बात करूँ तो ये है पूरा सेरे। क्लियर? तो ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फाइनल कम्युनिटी इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन आर देयर? इकोलॉजिकल सक्सेशन के कितने टाइप्स है? ऑप्शंस है 1, 2, 3 या 4। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन के 2 टाइप्स है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 2। कौन कौन से टाइप्स है? प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल एब्सेंट होता है और सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल प्रेजेंट होता है। मतलब प्राइमरी सक्सेशन में मिट्टी जो है वो बनती है और सेकेंडरी सक्सेशन में मिट्टी पहले से बनी हुई होती है। हमने जो अभी एक पिक्चर देखा तो उसमें मिट्टी बनी हुई थी क्या? नहीं, मिट्टी नहीं बनी हुई थी, मिट्टी बनना शुरू हुई थी। ठीक है, तो वो क्या है? प्राइमरी सक्सेशन है। अगर ऐसी जगह जहां पर मिट्टी पहले से बनी हुई है तो वो क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन। अंडरस्टूड? सो ये दोनों इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन सक्सेशन इज, मतलब जो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन जो हमने पढ़ा उसका ऑर्डर क्या है, वो प्रोसेसेस का पूरे ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है। सो ये चारों ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑर्डर कौन सा है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इकोलॉजिकल सक्सेशन को अभी हमने एक पिक्चर के ज़रिए समझा है। अभी यहाँ पर हम उसके एक एक स्टेज को क्लियर करते हैं। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन में जो एरिया रहता है वो पूरा बैरन एरिया रहता है, मतलब खाली एरिया रहता है, पूरा वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, पूरा सूखा रहता है। कैसे वो एरिया खाली रहता है? या तो वहाँ पे कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई रहती है, या फिर सॉइल इरोजन हुआ है, या फिर वहाँ पर आग लगी थी, या फिर विंड की वजह से, तो वो पूरा उसकी वजह से खाली एरिया हो जाता है, बैरन एरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो पहले प्रोसेस का नाम क्या है? न्यूडेशन। सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो वो है इन्वेजन। इन्वेजन में क्या होता है? स्पीशीज आते हैं बैरन एरिया में। अब स्पीशीज़ आते हैं और इस्टेब्लिश होने की कोशिश करते हैं। अब आप पूछोगे स्पीशीज़ कहाँ से आए जब एरिया खाली था? तो इसके अंदर, इन्वेजन के अंदर भी 3 सब स्टेजेस हैं। एक तो माइग्रेशन, एक एसेसिस और एक एग्रीगेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है कि स्पीशीज़ कहाँ से आए? स्पीशीज़ माइग्रेट करके आए। माइग्रेट करके हो सकता है उनके सीड्स आ गए, कुछ स्पोर्स उड़ के हवा में आ गए, तो वो होता है माइग्रेशन। उसके बाद जब स्पोर्स उड़ के आ गए या सीड्स आ गए तो सीड्स क्या हुए? जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट होने के बाद वो ग्रो हुए। ठीक है, अब एग्रीगेशन में क्या होता है? वो ग्रो होने के बाद इंक्रीज करते हैं, अपना जो है नंबर्स इंक्रीज करते हैं। कैसे करेंगे अपना नंबर इंक्रीज? ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन से। सो रिप्रोडक्शन से अपना नंबर्स वो इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज इज कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन। अब कंपटीशन एंड कोएक्शन में क्या होता है? जब इंक्रीज हो जाते हैं नंबर स्पीशीज़ के तो उनके लिए तो अब एक लिमिटेड स्पेस ही है सिर्फ, है ना, तो उस चीज़ के लिए उनके अंदर कंपटीशन होता है। अगर एक से ज़्यादा वहाँ पर सपोज़ 2 कम्युनिटी है, 2 प्लांट्स है वहाँ पर, तो उनके लिए फूड और स्पेस के लिए वहाँ पर उनके अंदर कॉम्पिटिशन्स होता है। अब कॉम्पिटिशन होने के बाद रिजल्ट क्या आता है कि जिसकी भी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिस भी प्लांट की कैपेसिटी या जो भी प्लांट ज़्यादा होगा वो सर्वाइव कर लेता है, और जहाँ पर जो प्लांट कम होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, जो भी वहाँ पर अनफिट होता है। ठीक है, सो ये है कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन। दिस इज द थर्ड स्टेज। ओके, फोर्थ स्टेज की अगर मैं बात करूँ, रिएक्शन। सो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। अब यहाँ पर क्या होता है? इन्वायरमेंट अगर ज़रा सा भी चेंज होता है तो जो भी वहाँ पर स्पीशीज़ है, जो भी प्लांट्स है, अगर उनके अकॉर्डिंगली वो इन्वायरमेंट नहीं है, अगर चेंज हो गया है, सॉइल में चेंज आया है या वाटर में चेंज आया है या टेम्परेचर या लाइट में चेंज आया है, तो वो जो स्पीशीज़ है वो रह नहीं पाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? वो रिप्लेस हो जाएंगे दूसरे कम्युनिटी से। सो दूसरे कम्युनिटी से रिप्लेस होके वो हट जाएंगे। ठीक है, तो अब जो कम्युनिटी आई, सो
लास्ट स्टेज का नाम है स्टेबलाइजेशन। सो लास्ट जो कम्युनिटी आई वो रहेगी हमारी फाइनल कम्युनिटी। तो फाइनल कम्युनिटी वहाँ पर स्टेबल हो जाती है ज़्यादा दिनों के लिए, ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। और फाइनल कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रिप्लेस आसानी से नहीं किया जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ओके। सो ये थे 5 स्टेप। सो इनका यही ऑर्डर आपको याद रखना है, MCQ में आपको पूछ सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूडेशन पहले, फिर इन्वेजन, फिर कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, फिर रिएक्शन एंड देन स्टेबलाइजेशन। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ बैरन एरिया विदाउट एनी लाइफ इज कॉल्ड डैश। मतलब जो खाली जगह है, बैरन एरिया है, जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट नहीं होती है, तो इनमें से किसको बोला जाता है, न्यूडेशन, इसेसिस, सेरे या रिएक्शन? तो ऑब्वियसली न्यूडेशन को बोला जाता है। अभी ही हमने पढ़ा है न्यूडेशन किसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं होती है, ओके। इसेसिस एंड रिएक्शन ये दोनों इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स है। सेरे क्या है, सेरे पायनियर कम्युनिटी प्लस सेरल कम्युनिटी प्लस क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इसको बोलते हैं, ये तीनों को मिला के जो बोला जाता है वो उसको बोलते हैं सेरे, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। Now next question is, plant succession taking place in sandy area is called as dash। सैंडी एरिया में अगर प्लांट सक्सेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने, हाइड्रोसेरे, हेलोसेरे, जेरोसेरे या सेमोसेरे। सो जब भी प्लांट सक्सेशन सैंडी एरिया में होगा तो उसको बोलेंगे सेमोसेरे। सो योर राइट आंसर इज डी, सेमोसेरे। हाइड्रोसेरे का बोलेंगे जब सक्सेशन फ्रेश वाटर में होगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोसेरे। अगर सॉल्टी वाटर में होता है तो उसको बोलेंगे हेलोसेरे। हेलो मीन्स सॉल्ट, तो सॉल्टी वाटर में हुआ तो हेलोसेरे, ठीक है। ड्राई रीजन में अगर होता है तो उसको बोलेंगे जेरोसेरे। और अगर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर रॉक्स पे होता है, पत्थरों पे होता है, तो उसको बोलेंगे लिथोसेरे, ओके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रार्क टेक्स प्लेस इन डैश एंड जेरार्क टेक्स प्लेस इन डैश। अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है। योर ऑप्शन इज ड्राई एरिया एंड वाटरी एरिया, वाटरी एरिया एंड ड्राई एरिया, हॉट एरिया एंड कोल्ड एरिया या कोल्ड एरिया एंड हॉट एरिया। अब इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? अब आपको याद रखना है, प्लांट सक्सेशन जब भी वाटरी एरिया में होगा तो वो होगा हाइड्रार्क, ओके। और अगर आपका प्लांट सक्सेशन कोई ड्राई एरिया में होता है तो वो होगा जेरार्क। जेरार्क, जेरिक मतलब ड्राई, तो ड्राई एरिया में होगा तो क्या बोलेंगे, जेरार्क। और अगर वाटरी एरिया में होगा तो क्या बोलेंगे, हाइड्रार्क। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन और आज का सेशन दोनों यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपको पता है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।